जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज हम देवभूमि उत्तराखंड के अंतर्गत चारधाम यात्रा की बात करने जा रहे हैं। दोस्तों, यदि आप चारधाम यात्रा जाने की योजना बना रहे हैं, यानी कि यमुनोत्री, गंगोत्री, केदारनाथ और बद्रीनाथ, ये चार धाम की अगर आप यात्रा प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आप लोगों के लिए काफी यूजफुल होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो पे मैं आपको बताने वाला हूं कि ये उत्तराखंड के छोटे चार धाम, जिसको लघु चार धाम के नाम से भी जाना जाता है, इसको आपको कैसे एक्सप्लोर करना है। चार धाम यात्रा में हमको ये 10 दिन की जो यात्रा रहेगी चारों धाम को करने के लिए, इस 10 दिन की डे वाइज आइटनरी क्या रहेगी, हमको कितने दिन की प्लान बनाने चाहिए, कौन सा बेस्ट टाइम होता है विजिट करने के लिए, चारों धाम के हमारे कपाट कब ओपन होते हैं और कपाट कब बंद होगा, हमको रुकने की तथा खाने पीने की क्या बंदोबस्त रहेगी, केदारनाथ में हमको मंदिर के आसपास कहां पे अपना होटल स्टे मिलेगा। साथ ही साथ वीडियो के अंत में ये भी जानेंगे कि ये चार धाम यात्रा को करने के लिए आपको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों, बने रहिए मेरी वीडियो में, एक एक करके सारी बातों को मैं विस्तार पूर्वक वर्णन करूंगा, जिससे आपको इस चार धाम यात्रा को करने के लिए काफी सहूलियत मिले और आपका कुल खर्चा भी कम आए। तो चलिए बिना विलंब के हम वीडियो को आरंभ करते हैं, और दावे के साथ कहता हूं कि ये पूरी वीडियो देखने के पश्चात आपको किसी और वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, क्योंकि ये वीडियो में आपको हर एक ए से लेकर जेड तक कंप्लीट इंफॉर्मेशन मैं देने वाला हूं। चलिए वीडियो को आरंभ करते हैं, और सबसे पहली बात करते हैं कि चार धाम के हमारे कपाट वो आखिर ओपन कब हो रहे हैं। दोस्तों, अगर मैं बात करूं 2025 की, तो हमारा जो यमुनोत्री गंगोत्री का कपाट ओपन हो रहा है वो हो रहा है दोस्तों हमारा 30 अप्रैल 2025 को। वही अगर मैं बात करूं दोस्तों कि केदारनाथ के कपाट कब ओपन हो रहे हैं, तो वो हुआ दोस्तों आपका 2 मई 2025 को। और लास्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों बद्रीनाथ की, तो बद्रीनाथ का कपाट ओपनिंग हुआ 4 मई 2025 को। तो ये चार धाम के हमारे कपाट ओपनिंग इस अक्षय तृतीया के समय पे होते हैं, और ये हमारे दीपावली के भाई दूज के दिन बंद हो जाएंगे। कुल मिलाकर ये लगभग 6 महीने का हमारा ये टाइम पीरियड होता है, जिसमें आपको ये चार धाम यात्रा विजिट करनी होती है। चलिए अब मैं आपको बताता हूं डिटेल वाइज कि ये चार धाम यात्रा करने के लिए हमारे क्या क्या साधन रहेंगे और कैसे ये हमारी डे वाइज आइटनरी स्टार्ट होगी। सबसे पहले आपको ये बताना चाहूंगा कि हमको चार धाम यात्रा करने के लिए हमको कैसे पहुंचना है। दोस्तों, यहाँ पे आपके पास दो मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं दोस्तों, तो वो है यहाँ पे दोस्तों बाई ट्रेन का। दोस्तों, यदि आप ट्रेन से आना चाहते हैं तो यहाँ का जो नजदीकी रेलवे स्टेशन है वो है दोस्तों हरिद्वार, या फिर ऋषिकेश, या फिर देहरादून। ये तीनों जगह से आपको बाई ट्रेन की कनेक्टिविटी देखने को मिल जाएगी। तो जहां तक कि आपको ट्रेन मिलती है, आप वहां तक अपना अराइवल बना सकते हैं, और यहाँ पहुंचने के पश्चात आप बाई रोड यात्रा अपनी चार धाम करेंगे, क्योंकि आपको पता होगा कि चार धाम यात्रा डायरेक्ट ट्रेन नहीं जाती है, वहां पे हमको बाई रोड का ही विकल्प मिलता है। वही अगर मैं दूसरे बड़े ऑप्शन की बात करूं, अगर आप फ्लाइट से आना चाहते हैं, तो अगर आप फ्लाइट से आते हैं दोस्तों, तो देहरादून का जॉली ग्रांट इंटरनेशनल एयरपोर्ट देहरादून में स्थित है। तो आप फ्लाइट के माध्यम से वहां पहुंच जाइए देहरादून, और उसके पश्चात आप अपनी बाई रोड की यात्रा तय करते हुए 10 दिन की आप चार धाम यात्रा की योजना बना सकते हैं। तो ये बातें थी दोस्तों कि हम देहरादून, हरिद्वार या फिर ऋषिकेश पहुंच चुके हैं। अब हमको यहां से प्लान कैसे करना है। दोस्तों, एक चीज आपको बताना चाहूंगा कि चार धाम यात्रा अगर आपको प्लीजेंट तरीके से या फिर कंफर्टेबल तरीके से करनी है, तो आपको डेफिनेटली आपको गाड़ी हायर कर लेनी चाहिए, क्योंकि बस के माध्यम से अगर आप चारों धाम करेंगे तो ये आप मान के चलिए आपको 15 दिन की ट्रिप पड़ेगी, साथ ही साथ आपको काफी परेशानी भी होगी। तो बेहतर है आप गाड़ी हायर कर लीजिए या फिर गाड़ी बुक करवा लीजिए। अगर आप हमसे बुक कराना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डिटेल है, वहां जाके आप अपनी इंक्वायरी कर सकते हैं और अपनी बुकिंग भी करवा सकते हैं। तो चलिए बात करते हैं कि आप गाड़ी हायर कीजिए। डे नंबर 1 आपका दोस्तों रहेगा हरिद्वार पे अराइवल, या फिर ऋषिकेश पे अराइवल, या फिर देहरादून पे अराइवल, जहां कहीं भी आप आ रहे हैं वहां से हमको निकलना है सबसे पहले बरकोट के लिए। जो पहला हमारा धाम रहेगा वो रहेगा हमारे यमुनोत्री धाम। यमुनोत्री का नजदीकी होटल स्टे रहता है दोस्तों बरकोट। तो जो हरिद्वार से बरकोट की डिस्टेंस है वो दोस्तों लगभग आपकी 200 किलोमीटर की पड़ जाती है, और ये 200 किलोमीटर यात्रा तय करने में आपको लगभग 7 से 8 घंटे लगेंगे, और आप फाइनली उस दिन बरकोट में अपना नाइट स्टे बना लीजिए। यानी कि डे नंबर 1 जो रहेगा वो हमारा बरकोट में नाइट स्टे रहेगा। बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट डे की, डे नंबर 2 की। डे नंबर 2 में दोस्तों आप बरकोट से आप निकलेंगे अपने जानकी चट्टी के लिए। जानकी चट्टी दोस्तों वो स्थान है जहां से यमुनोत्री का पैदल ट्रैक स्टार्ट होता है। ध्यान रखिएगा कि इस चारों धाम में, 2 धाम में आपकी पद यात्रा होती है और 2 धाम में आपको डायरेक्ट गाड़ी जाती है, वहां पे आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। तो वो 2 धाम में आप, एक पहला है आपका धाम यमुनोत्री, और तीसरा धाम जो हमारा रहता है वो केदारनाथ। ये दोनों धाम में ही आपको केवल पैदल ट्रैक करना पड़ता है। इसके अलावा जो गंगोत्री और बद्रीनाथ धाम है, इनमें आपको पैदल चलने की आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे डायरेक्ट गाड़ियां जाती हैं और डायरेक्ट आप जाके दर्शन कर सकते हैं। आगे मैं भी वीडियो में आपको बताऊंगा और भी विस्तार पे। तो दोस्तों बात कर रहे थे कि हम डे नंबर 2 में बरकोट से निकल के हम पहुंचते हैं जानकी चट्टी पे, और जानकी चट्टी से अपनी पदयात्रा शुरू करते हैं। दोस्तों बरकोट से जानकी चट्टी की जो डिस्टेंस होता है ये अप्रोक्सीमेटली दोस्तों आपका 45 किलोमीटर का होता है, जिसमें आपको लगभग 1.5 से 2 घंटे का समय लगेगा। तो आप अर्ली मॉर्निंग निकलिएगा 4 से 5 बजे के आसपास,
ताकि आपको ज्यादा भीड़ का सामना करने को ना मिले। जानकी चट्टी से अब हम जय माता दी जय गंगोत्री माँ कहते हुए हम पद यात्रा शुरू करेंगे। गंगोत्री की जो पैदल ट्रैकिंग होती है दोस्तों, वो लगभग आपकी 7 किलोमीटर की होती है। ये 7 किलोमीटर को ट्रैक करने में आपको ज्यादा से ज्यादा 2 से 3 घंटे का समय लगेगा। डिपेंड करता है कि आप किस रफ्तार से चल रहे हैं। तो आप इस ट्रैक के माध्यम से जा सकते हैं। अगर आप पैदल चलने में असमर्थ हैं तो आपको यहाँ पे घोड़े खच्चर के भी ऑप्शंस मिल जाएंगे। घोड़े खच्चर वाले दोस्तों आपका लगभग 1800 से 2000 रुपए लेते हैं वन साइड का जाने का, तो अब वो भी आप विकल्प ले सकते हैं। वही अगर बात की जाए हेलीकॉप्टर की, तो हेलीकॉप्टर यमुनोत्री धाम पे नहीं चलती है। यहाँ पे केवल घोड़े का या फिर आपका पैदल ऑप्शन ही मार्ग मिलता है। माता जी के दर्शन कीजिए। ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे ज्यादा समय ना बिताए, आप दर्शन कीजिए और उसके बाद अपनी रिटर्न बना लीजिए। रिटर्न आकर आप वापस इसी जानकी चट्टी पे आएंगे। यहाँ पे आपका ड्राइवर और गाड़ी खड़ी होगी। यहाँ पे अपनी गाड़ी में बैठिए और वापस अपने डे नंबर 2 के रात्रकालीन बरकोट में स्टे कीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपका डे नंबर 2 खत्म होता है। बात करते हैं दोस्तों हम लोग डे नंबर 3 पे। डे नंबर 3 में दोस्तों सर्वप्रथम आपको बरकोट से प्रस्थान बनाना है अपना उत्तरकाशी के लिए। उत्तरकाशी दोस्तों वो स्थान है जहां से हम गंगोत्री की ट्रिप करते हैं। तो आप बरकोट से उत्तरकाशी आ जाइए। बरकोट से उत्तरकाशी की जो डिस्टेंस होती है वो लगभग 100 किलोमीटर की होती है। ये 100 किलोमीटर को जर्नी तय करने में हार्डली से हार्डली आपको 4 घंटे का समय लगेगा और इसके पश्चात आप यहाँ पे उत्तरकाशी में अपना विराम बना लेंगे। उत्तरकाशी में दोस्तों आप पहुंचिए और आप उस रात वहां विश्राम कीजिए, क्योंकि डे नंबर 3 आपका केवल उत्तरकाशी में स्टे रहेगा। डे नंबर 4 में दोस्तों आप प्रस्थान कीजिए उत्तरकाशी से माता जी गंगोत्री के दरबार में। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने में आपको लगभग फिर से 100 किलोमीटर पड़ेगा। उत्तरकाशी से गंगोत्री जाने में दोस्तों यानी कि डे नंबर 4 में आपको लगभग 100 किलोमीटर की जर्नी फिर से तय करनी है। ये जर्नी तय करने में लगभग आपको 3 से 3.5 घंटे लगेंगे और आप गंगोत्री धाम में पहुंचिए। गंगोत्री धाम में पहुंचने के पश्चात वहां पार्किंग में गाड़ी खड़ा कीजिए और इसके पश्चात आप माता जी के दरबार में चल पड़िए। ये काफी खूबसूरत सा मंदिर बना है। यहाँ से पूरे माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे आप लाइन में लगिए, जय माता दी जय गंगे मैया कहते हुए आप माता जी के दर्शन कीजिए और मंदिर प्रांगण से बाहर आ जाइए। यहाँ पे दोस्तों घाट बने हुए हैं जो कि यहाँ पे आप डुबकी लगा सकते हैं गंगा नदी में। हालांकि यहाँ पे जो गंगोत्री में रिवर का नाम है यानी कि जो नदी का नाम है, इसको यहाँ पे भागीरथी रिवर बोलते हैं। ये भागीरथी रिवर आगे जाके देवप्रयाग के संगम में मिलके आगे गंगा का नाम लेती है। तो इस तरीके से आप यहाँ भागीरथी नदी में डुबकी लगाइए और हर हर गंगे कहते हुए आप उस रात वापस अपनी गाड़ी में बैठ के उत्तरकाशी पे स्टे कर लीजिए। अल्टीमेटली ये कि डे नंबर 4 में आपका रात्रकालीन उत्तरकाशी में स्टे रहेगा। बात करते हैं हम लोग दोस्तों अगले दिन यानी कि डे नंबर 5 में। डे नंबर 5 में दोस्तों आपको उत्तरकाशी से प्रस्थान करना है और निकल के जाना है सोनप्रयाग, फाटा या सीतापुर। जहां कहीं भी आपको होटल मिले वहां आप अपना स्टे बना सकते हैं। उत्तरकाशी से हम प्रस्थान कर रहे हैं अपने तीसरे धाम यानी कि जो सबसे प्रमुख धाम है वो है यहाँ का केदारनाथ धाम। केदारनाथ धाम जाने के लिए दोस्तों आपको उत्तरकाशी से 220 किलोमीटर की यात्रा तय करके आप फाइनली पहुंचेंगे सीतापुर या फिर सोनप्रयाग में। अगर आपको सीतापुर सोनप्रयाग में स्टे नहीं मिल रहा है तो उससे आप 16 किलोमीटर पहले और एक स्थान है जिसको बोला जाता है फाटा। फाटा में भी अपना स्टे बना सकते हैं। तो उत्तरकाशी से हम चलेंगे और अपना फाटा या सोनप्रयाग में स्टे बनाएंगे और हमारा डे नंबर 5 इस तरीके से यहाँ पे कंप्लीट होता है। आप मान के चलिए उत्तरकाशी से आपको फाटा आने में पूरे दिन का समय लग जाएगा, क्योंकि यहाँ से जो माउंटेन रेंज है वो काफी हाई एल्टीट्यूड पे है और काफी पतली रास्ता है, जिसकी वजह से आपको लगभग पूरा दिन लग जाता है। इस तरीके से आप डे नंबर 5 में अपना वहां पे स्टे बनाइए और सोनप्रयाग में रात्रि विश्राम कर लीजिए। बात करते हैं हम लोग दोस्तों डे नंबर 6 की, जो कि हमारा सबसे कॉम्प्लिकेटेड डे होने वाला है, क्योंकि केदारनाथ की जो पैदल यात्रा होती है वो लगभग आपकी 20 किलोमीटर की होती है और 20 किलोमीटर की ये पैदल यात्रा तय करने में, केदारनाथ तक पहुंचने में आप मान के चलिए कि आपको 10 से 12 घंटे तक समय लग जाएंगे। क्योंकि हम जैसे नौजवानों को भी अगर 10 से 11 घंटे लग रहे हैं तो डेफिनेटली आपको भी वो समय तो जरूर लगेगा ही। तो चलिए बात करते हैं कि हमको कहां से सोनप्रयाग से आगे हमको निकलना पड़ेगा। सोनप्रयाग से जहां पे आप होटल स्टे लिए हुए हैं या फिर फाटा में अपना स्टे लिए हुए हैं, तो सबसे पहले आप सोनप्रयाग आ जाइए। सोनप्रयाग से दोस्तों यहाँ पे एक आपको बैरियर मिलता है। यहाँ से आपकी लाइन लगती है सुमो बोलेरो के लिए, क्योंकि आपको मैं बता दूं कि जो केदारनाथ का पैदल यात्रा स्टार्ट होता है वो गौरीकुंड से होता है। गौरीकुंड यानी कि सोनप्रयाग से आगे जाएंगे तो 5 किलोमीटर बाद आपको गौरीकुंड पड़ता है। तो सोनप्रयाग से गौरीकुंड जाने के लिए आपकी निजी वाहन नहीं जाएगी, आपको वहां पे गवर्नमेंट की सुमो बोलेरो या फिर उत्तराखंड टूरिज्म के द्वारा जो सुमो बोलेरो चलाई गई है उसी की गाड़ी यहाँ पे लेनी पड़ेगी। तो सोनप्रयाग में जो लाइन लगती है सुबेरे से वो उसी चीज के लिए लगती है कि आप वहां पे गौरीकुंड तक पहुंचे। यहाँ पे सुमो बोलेरो मिलते हैं, तो आप यहाँ सोनप्रयाग में सुमो बोलेरो का लाइन लगाइए। 50 रुपए का दोस्तों ये चार्ज लेते हैं प्रति व्यक्ति के हिसाब से और 8 से 10 लोगों को सुमो में डालते हैं। इस तरीके से आप फाइनली पहुंचेंगे 10 मिनट में गौरीकुंड। गौरीकुंड पे उतरिए और अब यहां से आपका पद यात्रा आरंभ हो जाता है। गौरीकुंड में कुछ बाजार बने हुए, कुछ यहाँ पे रेस्टोरेंट्स भी हैं। यहाँ से आप दोस्तों अपने लठ ले लीजिए, क्योंकि आपको 20 किलोमीटर की पैदल यात्रा तय करने के लिए ये आपका लठ काफी साथ देगा। तो आप यहाँ से हर हर महादेव कहते हुए आप यहाँ से अब प्रस्थान कर
कर चलिए अपने भोलेनाथ के दरबार के लिए। अगर आप सुबह यहाँ से प्रस्थान करेंगे टाइम से, तो जाहिर सी बात है कि आप केदारनाथ जल्दी पहुंचेंगे। ज्यादा लेट मत कीजिएगा गौरीकुंड पे, क्योंकि जितना ही लेट करेंगे आपको उधर उतना रात होता जाएगा। तो यहाँ पे आप स्टार्ट कीजिए और पद यात्रा शुरू कर दीजिए। रास्ते में दोस्तों आपको अगर पैदल यात्रा कर रहे हैं तो आपको खाने पीने के बंदोबस्त, शेल्टर के बंदोबस्त, घोड़े वोड़े अगर आप बीच में लेना चाहते हैं, हर एक चीजें यहाँ पे बंदोबस्त दी गई है। ध्यान रखिएगा कि 7 किलोमीटर यात्रा जब आप पैदल तय कर लेंगे तो एक स्थान पड़ता है जिसको बोला जाता है भीमबली। और भीमबली के बाद जो केदारनाथ की जो बची हुई यात्रा है 13 किलोमीटर की, ये 13 किलोमीटर की यात्रा आपकी काफी दुर्लभ होने वाली है, क्योंकि यहाँ पे चढ़ाई जो होती है वो आपके लगभग 60 से 70 डिग्री के एंगल पे बनी हुई है। तो इस तरीके से आप संयम रखिए, महादेव का नाम लेते हुए धीरे धीरे आप बढ़ते चलिए और आप फाइनली भोलेनाथ के दरबार पे पहुंच जाएंगे। तो ये ऑप्शन तो था दोस्तों कि अगर आप पैदल जा रहे हैं। बात करते हैं कि यहाँ पे अगर आप हेलीकॉप्टर लेना चाहते हैं तो हेलीकॉप्टर भी दोस्तों 3 जगह से उड़ती है। सबसे पहले जो नजदीकी उड़ान भरती है हेलीकॉप्टर, वो है सोनप्रयाग के समीप एक सिरसी नामक स्थान है। सिरसी से हेलीकॉप्टर चलती है जिसका 6,000 रुपए किराया होता है आने और जाने का। इसी के साथ ही साथ दूसरा जो नजदीकी स्थान है वो है दोस्तों फाटा का। फाटा से भी दोस्तों हेलीकॉप्टर चलती है जिसका आने और जाने का किराया लगभग आपका 6200 रुपए पड़ता है। वही अगर मैं बात करूं गुप्तकाशी से, जो सबसे दूर है, गुप्तकाशी से अगर आप उड़ान भरते हैं तो आप मान के चलिए कि आपको केदारनाथ आना और जाना पड़ेगा लगभग 8 से 8,500 रुपए प्रति व्यक्ति का। तो इस तरीके से आप हेलीकॉप्टर की बुकिंग अगर कराना चाहते हैं तो नीचे वेबसाइट दिया हुआ है heliirctc.co.in पे, यहाँ जाके आप अपनी बुकिंग करवा सकते हैं। यहाँ बुकिंग कब ओपन होगी ये सारी चीजें इस वेबसाइट में ऑलरेडी मेंशन होती है। तो इस तरीके से आप यहाँ पे अपना हेलीकॉप्टर का टिकट बुक करा सकते हैं। एक चीज और आपको इंपॉर्टेंट मैं बताना चाहूंगा, ये जो भी आप चार धाम यात्रा कर रहे हैं, ये चार धाम यात्रा करेंगे तो आपके लिए रजिस्ट्रेशन बहुत मैंडेटरी है। जो उत्तराखंड चार धाम का ये फ्री रजिस्ट्रेशन होता है, एक प्रकार से ये यात्रा पर्ची है आपकी, ये भी आप करवा लीजिएगा, जो कि आपका फ्री ऑफ कॉस्ट होता है। वेबसाइट आपको दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, साथ ही साथ यहाँ नीचे में आपको पॉपअप में भी दे रहा हूं, यहाँ जाके आप विजिट करके अपना पंजीयन करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात कर रहे थे हम लोग ये अब कि हम केदारनाथ पहुंच चुके हैं। अब हमको केदारनाथ में कहाँ अपना स्टे बनाना चाहिए। केदारनाथ में स्टे बनाने के लिए दोस्तों आपके पास बेसिकली 3 मेजर ऑप्शन आते हैं। पहले ऑप्शन की अगर मैं बात करूं, जो कि सबसे अच्छा और कंफर्टेबल होता है लेकिन थोड़ा सा पैसा ज्यादा लगता है, वो यहाँ का होटल। केदारनाथ मंदिर प्रांगण से आपको लगभग 50 से 100 मीटर, 150 मीटर, 200 मीटर पे ढेर सारे यहाँ पे होटल्स देखने को मिल जाएंगे आज के डेट पे। पहले तो इतने होटल नहीं हुआ करते थे, लेकिन वर्तमान समय पे होटल की काफी अच्छी बंदोबस्त हो गई है। लेकिन अगर 6 महीने का ये जो सीजन होता है केदारनाथ का, इन सब सीजन में भी ये होटल्स पैक होते हैं। तो बेहतर होगा कि आप केदारनाथ में मंदिर के समीप होटल लीजिए, क्योंकि दोस्तों होटल होटल होता है और अगर आप टेंट स्टे लेते हैं तो टेंट टेंट होता है। बेहतर यह है कि आप होटल लीजिए जो कि मंदिर के समीप भी रहेगा और आपको खाने पीने, उठने बैठने की एक भरपूर सुविधा मिल जाएगी। यहाँ पे होटल्स दोस्तों आपके जो होते हैं वो 2500, 2800 और 3000 ये पर बेड के हिसाब से होता है। यहाँ पे एक रूम का, 2 रूम का हिसाब किताब नहीं होता। यहाँ पे केवल और केवल अगर आप 4 आदमी है तो आपको पर व्यक्ति के हिसाब से ही आपको यहाँ पे अमाउंट देना पड़ेगा। तो अगर आप होटल की बुकिंग कराना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डिटेल है, आप हमारे द्वारा भी ये पैकेज ले सकते हैं 4 धाम की। अगर आप 4 धाम यात्रा या फिर 2 धाम यात्रा या फिर केवल केदारनाथ यात्रा करना चाहते हैं तो आप हमारे द्वारा भी यहाँ से पैकेज बुक करवा सकते हैं। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि यहाँ पे अगर दूसरे ऑप्शन की, वो है यहाँ पे टेंट स्टे। दोस्तों यहाँ पे टेंट की भी ऑप्शन है केदारनाथ के समीप, और आपके यहाँ पे हेलीपैड से पहले 1 किलोमीटर यानी कि जिसको नंदी बेस कैंप बोला जाता है, वहां पे भी टेंट के बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आप वहां टेंट में स्टे लेना चाहते हैं तो दोस्तों आप टेंट में भी अपना स्टे बना सकते हैं, लेकिन यह ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे जो वॉशरूम्स होंगे वो आपके कॉमन वॉशरूम्स होते हैं। इसी के साथ ही साथ तीसरे ऑप्शन की बात करूं तो GMVN के वेबसाइट से आपको यहाँ नंदी बेस कैंप में भी यहाँ पे कॉटेजेस, टेंट और यहाँ पे आपका हट हाउस देखने को मिलेगा। GMVN की वेबसाइट्स में जाके आप यहाँ पे बुकिंग करवा सकते हैं। रेट थोड़े ज्यादा होते हैं, लेकिन जो भी यहाँ पे आपको टैरिफ मिलती है वो मिल जाएगी और आप यहाँ बुकिंग करवा सकते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा कि GMVN की अगर आप बुकिंग करवाते हैं, जो कि आपका गढ़वाल मंडल विकास निगम उत्तराखंड का एक टूरिज्म वेबसाइट है, तो ये आपको 1.5 किलोमीटर पहले ही आपको यहाँ पे स्टे दे देते हैं। मंदिर के समीप में इनका कोई भी स्टे फिलहाल के लिए अभी स्टार्ट नहीं हुआ है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं हम लोग अगले पॉइंट की कि अब हम शाम को केदारनाथ पहुंच चुके हैं। अब हमको यहाँ पे 7 बजे के अगर आप आरती अटेंड कर सकते हैं तो आप कर लीजिए और आप भोलेनाथ के दर्शन कर लीजिए। 8, साढ़े 8 बजे के आसपास कपाट को बंद कर दिया जाता है और प्रातःकाल फिर सुबह को ओपन होता है। तो इस तरीके से आप महादेव के दर्शन अगर उसी दिन कर लेंगे तो ज्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सुबह आपकी जो 4 बजे अभिषेक होती है उसमें भीड़ काफी ज्यादा लंबी हो जाती है। तो आप उसी दिन अगर आप शाम के वक्त अगर दर्शन कर लेते हैं भोलेनाथ की तो काफी अच्छा रहेगा। हर हर महादेव कहते हुए दोस्तों आप मंदिर से बाहर आइए और उसके बाद मंदिर के पीछे एक भीमशिला है, भीमशिला भी जाइए, वहां भी मत्थे टेकिए। 2013 के प्रलय पे ये भीमशिला पीछे आ रुका था, जिससे पानी 2 हिस्सों में विभाजित हो गया था और मंदिर को क्षति नहीं पहुंची थी। तो ये वही भीमशिला है, तो यहाँ भी आप मत्थे टेकिए और इसके बाद आप पीछे चले जाइए। आदि शंकराचार्य जी का वहां पे भी टेम्पल है, वहां भी जाके आप आदि शंकराचार्य जी के दर्शन कीजिए और वहां से निकलकर आप चले जाइए केदारनाथ से समीप 1 किलोमीटर की दूरी पे स्थित भैरव मंदिर। भैरव मंदिर के लिए दोस्तों आपको 1 किलोमीटर की पूरी चढ़ाई करके जानी पड़ेगी, जो कि काफी खड़ी चढ़ाई है। तो आप वहां जाइए,
भैरवनाथ जी के भी दर्शन कीजिए और भैरवनाथ जी के दर्शन करने के पश्चात आप उस रात अपना विश्राम बना लीजिए। अल्टीमेटली ये कहना चाहता हूं कि डे नंबर 6 का जो आपका रात्रिकालीन स्टे रहेगा वो आपका केवल और केवल केदारनाथ के मंदिर के समीप रहेगा। तो डे नंबर 6 आप इस तरीके से स्टे कर लीजिए और अर्ली मॉर्निंग सुबह यानी कि डे नंबर 7 पे आप निकल पड़िए अपने वापसी की तरफ यानी कि सोनप्रयाग की तरफ। वापसी में दोस्तों आपको समय उतना नहीं लगेगा, वापसी में आपको लगभग 6 घंटे में ही आप अपनी यात्रा रिटर्न बना लेंगे। तो वापसी में आप पैदल आ जाइए और सोनप्रयाग में अपना विराम कर लीजिए। तो इस तरीके से दोस्तों आपका डे नंबर 7 सोनप्रयाग के नीचे होटल रहेगा, वहां अपना स्टे कीजिए और उस रात अपना स्टे बना लीजिए। बात करते हैं हम लोग दोस्तों अगले डे की यानी कि डे नंबर 8 की। डे नंबर 8 में दोस्तों हमारी यात्रा रहेगी अब आगे के लिए यानी कि चौथे धाम के लिए, जो कि है हमारे बद्री विशाल जी। डे नंबर 8 में दोस्तों आप सोनप्रयाग से निकलेंगे बद्रीनाथ के लिए। सोनप्रयाग से बद्रीनाथ की जो डिस्टेंस है दोस्तों वो है 220 किलोमीटर की, और ये 220 किलोमीटर की यात्रा तय करने में आपको मान के चलिए 8 से 9 घंटे का समय अवश्य लगेगा। तो आप सुबह निकलिए 8 से 9 बजे के आसपास अगर आप निकल चलते हैं तो अब जाहिर सी बात है कि आप 5-6 बजे 7 बजे अधिकतम आप बद्रीनाथ पे पहुंच जाएंगे। बद्रीनाथ में दोस्तों यहाँ पे आपको अगेन पैदल ट्रैक कुछ भी नहीं करना है, यहाँ पे केवल और केवल आपको होटल स्टे करना है, गाड़ी पार्क कीजिए और आप बद्री विशाल जी के दर्शन करने के लिए निकल पड़िए। बद्रीनाथ जी के दर्शन कीजिए आप शाम को, अगर समय है आपको तो शाम को कर लीजिए यानी कि डे नंबर 8 में ही कर लीजिए और आप उस रात आके वापस अपना डे नंबर 8 पे होटल पे विश्राम कीजिए। बात करते हैं हम दोस्तों अगली सुबह यानी कि डे नंबर 9 पे। डे नंबर 9 पे दोस्तों सर्वप्रथम आप उठिए, नहा धोकर ब्रेकफास्ट करके आप निकल चलिए बद्रीनाथ से 3 किलोमीटर दूरी पे स्थित, जिसको भारत का प्रथम गांव बोलते हैं, वो है यहाँ का माना विलेज। दोस्तों माना विलेज यहाँ विजिट कीजिए। माना विलेज में दोस्तों यहाँ पे बेसिकली 3 चीजें प्रमुख है यहाँ पे देखने के लिए। सबसे पहले दोस्तों यहाँ पे गणेश गुफा, दूसरा है आपका यहाँ पे दोस्तों वेद व्यास गुफा, और तीसरा है यहाँ पे आपका दोस्तों भीम पुल, जो कि पांडव द्वारा जब यहाँ पे स्वर्ग में जा रहे थे तो सरस्वती नदी की गर्जनाहट से भीम ने कहा सरस्वती माता जी को अपनी गर्जनाहट और फ्लो कम कर लीजिए, लेकिन सरस्वती नदी का फ्लो उतना ही रहा। तब भीम जी ने एक शिला उठाकर और इस सरस्वती नदी के बीचों बीच में रख दिया। इसी को कहा जाता है भीम पुल। तो यहाँ पे भी आप आइए और गणेश गुफा, व्यास गुफा और ये भीम पुल को आप एक्सप्लोर कीजिए, और ये करके आप 9वें दिन यानी कि डे नंबर 9 पे बद्रीनाथ पे घूमिए फिरिए और बद्रीनाथ से नीचे लगभग 100 किलोमीटर की दूरी पे स्थित एक चमोली गांव है, वहां रिटर्न अपना स्टे बना लीजिए। क्योंकि बद्रीनाथ में अगर आप माना विलेज जाते हैं और अगर आप बद्रीनाथ सुबह मान लीजिए फिर एक बार दर्शन करते हैं तो आपको शाम हो जाएगा ये सारी चीजें करते करते। तो आप अपना चमोली में स्टे बना लीजिए, चमोली में अपना उस रात अपना विश्राम कीजिए और वहां अपना डे नंबर 9 पे सो जाइए। अगले दिन सुबह बात करूं दोस्तों यानी कि जो हमारा चार धाम यात्रा का अंतिम दिन होगा डे नंबर 10 पे। दोस्तों डे नंबर 10 पे यानी कि 10वें दिन आप चमोली से सुबह आराम से उठिए और नहा धोकर आप प्रस्थान कीजिए अपने हरिद्वार, ऋषिकेश या फिर देहरादून, जहां कहीं भी आप जाना चाहते हैं उसके लिए आप अपनी ड्रॉप बना लीजिए। चमोली से देहरादून की डिस्टेंस या चमोली से हरिद्वार की डिस्टेंस या ऋषिकेश के डिस्टेंस की बात करूं, लगभग आपका 200 से 220 किलोमीटर की दूरी पड़ेगी। तो इस तरीके से आप अपना नीचे आ जाइए और आप वहां पे अपनी अपनी स्टे बनाकर या फिर अपनी ट्रेन या फ्लाइट पकड़ के अपने अपने शहरों के लिए प्रस्थान कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों जो डे नंबर 1 से लेके डे नंबर 10 का जो आपका यात्रा था, ये आपका चार धाम यात्रा का एक संपूर्ण और एक विस्तार पूर्वक आइटनरी था। अब हम बात करते हैं दोस्तों एक और इंपॉर्टेंट बात कि ये चार धाम यात्रा हमको करना कब चाहिए। दोस्तों हालांकि मई और जून में काफी ज्यादा रश होता है, लेकिन अगर आप रश के टाइम से थोड़ा बचना चाहते हैं तो आपको बेहतर होगा कि सितंबर अक्टूबर के टाइम पे अपना ये ट्रिप बना लीजिए। क्योंकि दोस्तों आपका ये अप्रैल मई से कपाट ओपन होता है और साथ ही साथ ये आपका दोस्तों अक्टूबर में ये कपाट बंद भी हो जाता है। तो ये दोस्तों 6 महीने के टाइम पीरियड में कपाट खुलते हैं, जिसमें से अप्रैल मई जून में तो काफी ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि समर वेकेशन होता है। और जून जुलाई अगस्त को मैं सजेशन इसलिए नहीं दूंगा क्योंकि यहाँ पे दोस्तों लैंडस्लाइड होती है, बारिश का महीना होता है, रास्ते बंद हो जाते हैं, इसलिए वो चीजें अवॉइड कर दीजिए। तो बेहतर है सितंबर या फिर अक्टूबर में अपना ट्रिप बना लीजिए और आप ये चार धाम यात्रा को आराम से कर लेंगे, आपको ज्यादा भीड़ देखने को नहीं मिलेगा। चलिए दोस्तों बात करते हैं लास्ट और अंतिम कि ये चार धाम यात्रा करने के लिए हमको एक व्यक्ति का कुल खर्चा कितना लग जाएगा। तो दोस्तों यदि मैं बात करूं कि अगर आप हर एक जगह होटल स्टे लेते हैं यानी कि केदारनाथ भी अगर आप होटल लेते हैं, तो यदि अगर मैं बात करूं कि अगर आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं जिसमें से आपका अगर एक 4 आदमी का कॉस्ट की बात की जाए, अगर आपका 4 आदमी का ग्रुप है और अगर आप डिजायर गाड़ी लेते हैं, होटल का खाने का यानी कि ब्रेकफास्ट और डिनर का होटल स्टे आपको हर एक जगह मिलेगी। केदारनाथ में अगर मैं चीपेस्ट ऑप्शन बात करूं, अगर आप मान लीजिए टेंट लेते हैं और अगर आप ये चार धाम यात्रा 9 रात 10 दिन में कंप्लीट कर लेते हैं हरिद्वार से हरिद्वार तक, एक व्यक्ति का जो एवरेज कॉस्ट आएगा दोस्तों वो लगभग आपका 22,000 से 22,500 23,000 तक मैक्सिमम जाएगा और आप अच्छे तरीके से ये चारों धाम को एक्सप्लोर कर लेंगे। वही अगर मैं बात करूं कि अगर आप होटल स्टे केदारनाथ में भी लेना चाहते हैं तो केदारनाथ में अगर होटल स्टे लेंगे तो मान के चलिए कि 2,000 रुपए प्रति व्यक्ति आपका और इंक्रीज हो जाएगा और इस तरीके से कंप्लीट कर लेंगे। दोस्तों यदि आप पैकेज लेके जाना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दोस्तों डिटेल है, पॉपअप में भी यहाँ पे नंबर आ रहा है, यहाँ पे आप जितने आदमी रहेंगे उसके हिसाब से पर हेड आपको कॉस्ट प्रोवाइड कर दिया जाएगा और आप अपने पैकेज की बुकिंग करवा के आप ये चार धाम यात्रा कर सकते हैं। तो दोस्तों ये रहा आपका उत्तराखंड के लघु चार धाम यात्रा का एक संपूर्ण वर्णन। इसके बाद की दोस्तों अगर आपको कोई डाउट है या आपके मन में कोई प्रश्न है तो आप इंस्टाग्राम यात्रावास आईडी में विजिट कीजिए,
डेफिनेटली आपको मेरे द्वारा या हमारी टीम के द्वारा आपको रिप्लाई दिया जाएगा और आप किसी दूसरे वीडियो में खो जाएं। इससे पहले आप मेरे चैनल यात्रावश को सब्सक्राइब कीजिए। आज की वीडियो में दोस्तों फिलहाल इतना ही। मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में, एक नई यात्रा के साथ, एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय गंगा मैया, हर हर महादेव, विश्व सेफ, कंफर्टेबल एंड हैप्पी जर्नी।